Hello dear friends, I am Kirti Kumar Mishra and welcome to my KKSD channel. So guys, today I will discuss about class 10 फिजिक्स के मेरा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसका हम आज प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में चर्चा करेंगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इससे पहले मैंने प्रकाश के परावर्तन का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10 का, उसका मैंने एक लेक्चर डाल दिया है इससे पहले, तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया है इसके पहले वाली वीडियो में, तो ये वहीं से लिंक करता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता जो है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है कि जब हम प्रकाश के परावर्तन की घटना जब होती है, तो उसमें जब प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है तो आपतित किरण जो होती है वो समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम आपतित किरण होती है, आपतित किरण मान लीजिए हमारे पास एक समतल पृष्ठ है, ये एक समतल पृष्ठ है। यहाँ पर ये इसका नॉर्मल है, इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है। तो और ये हमारा है समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है ये। और ये हो गया हमारा नॉर्मल या अभिलंब, नॉर्मल। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे मैं थोड़ा सा स्केल से इसको बना दूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, से प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई, फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी, यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हुई जब, और यहाँ से टकरा कर समतल पृष्ठ टकरा कर यहाँ पर परावर्तित हो गई, तो इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु और इसको कहेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हो गया परावर्तित किरण। तो ये तो घटना होती है प्रकाश के परावर्तन में। लेकिन प्रकाश की उत्क्रमणीयता की घटना में क्या होती है कि हम जो आपतित किरण होता है, ये एक हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, उसकी सहायता से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा डायग्राम की सहायता से, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम एक और डायग्राम बना रहे हैं, उसकी सहायता से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो समझिए, यहाँ पर एक और हमारे पास समतल पृष्ठ लगा हुआ है, और ये समतल पृष्ठ है, यहाँ पर ये नॉर्मल है इसका, और यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से टकरा कर यहाँ पर परावर्तित हो जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी तो यहाँ से टकरा कर यहाँ परावर्तित हो जाएगी, और इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। और ये जो है ये तो नॉर्मल है, मतलब अभिलंब इसको कहते हैं, ये नॉर्मल है और ये परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है कि ये तो जो प्रकाश के परावर्तन में जो होता है, तो आपतित किरण ये होती है, परावर्तित किरण ये होती है। लेकिन प्रकाश की उत्क्रमणीयता में हम प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो होता है, तो उसमें हम आपतित किरण को परावर्तित टकरा कर परावर्तित किरण बन जाता है। लेकिन इसमें हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेंगे और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास परिवर्तन होगा उसको हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहेंगे। मान लीजिए हम इसको अब परावर्तित किरण मान रहे हैं, परावर्तित किरण ये हो गया हमारा, और इधर से आपतित किरण आ गया, आपतित किरण, आपतित किरण आई। लेकिन जब यहाँ से हमारी आपतित किरण आएगी तो ये हमारा एरो इधर होगा, मतलब यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है और इधर की तरफ ये जा रही है निकल कर, तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यहाँ पर मैंने परावर्तित किरण को आपतित किरण माना है, यहाँ पर आपतित किरण को परावर्तित किरण या परावर्तित किरण को आपतित किरण माना गया है। तो यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें और आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, तो फिर जो हमारे पास जो वो पृष्ठ होगा वो उत्क्रमणीयता की भांति व्यवहार करेगा, मतलब तो हमारे पास प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाएगा। जब हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख लूँ कि जब हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेंगे, आपतित किरण को परावर्तित किरण और परावर्तित
किरण को आपतित किरण। तो जब हम ये मान लेंगे तो जो घटना होगी इसके बाद वही हमारी प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाएगी। आपतित किरण मान लेंगे तो जब हम आपतित किरण को परावर्तित किरण और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेंगे तो जो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगी, जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। तो जब जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण होती है जो, वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। कितने मिनट की तो इसके हम सटीक परिभाषा बता सकते हैं कि जब आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेंगे, यहाँ पर मैंने आपतित किरण को ये आपतित किरण थी, यहाँ पर मैंने परावर्तित किरण मान लिया था और यहाँ पर परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया था। तो जब हम आपतित किरण को परावर्तित किरण और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेंगे तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बाद व्यवहार करने लगेगी। यही प्रक्रिया हमारी प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को चित्र की सहायता समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी किया है कि आपतित किरण को जब हम यहाँ पर परावर्तित किरण मान लेंगे और परावर्तित किरण को जब हम आपतित किरण मान लेंगे तो जो आपतित किरण होगी वो परावर्तित किरण के बाद हमारे पास व्यवहार करने लगेगी। तो यही हमारी जो होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। आप लोग डायग्राम थोड़ा क्लीन बनाइएगा। मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं थी तो मैंने वैसे रफली बना दिया है। तो आप लोग बहुत ही क्लीन एंड फ्रेश बनाइएगा। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता की ये घटना थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है हम इसमें जानेंगे। तो हम पहले हेडिंग डाल लें, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, ये जो आज की क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो हो गया परिभाषा इसकी, आप लोग चाहे लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये क्या है कि समझिए कि यहाँ पर अगर कोई एक दर्पण लगा हुआ है, अभी दर्पण की बात नहीं की गई है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग ये कहते हैं इसकी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब हमारे पास कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रतिबिंब की क्या परिभाषा बताई आपको कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर जो होता है वो प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए जैसे हमारे पास ये है एक दर्पण। अभी दर्पण के बारे में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा नहीं की, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रतिबिंब, ये दर्पण है कोई, यहाँ पर ये पॉलिश किया गया है इधर। तो और यहाँ पर ऐसे इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये खींचा गया है, ये कहलाता है ध्रुव, ये ध्रुव कहलाता है। और ये जो है ये मुख्य फोकस कहलाता है। और यहाँ पर जो होता है ये वक्रता केंद्र कहलाता है, ये सेंट्रल कहलाता है। तो यहाँ से समझिए कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु एक है, ये कोई वस्तु है, तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर इस पर आपतित हुई, तो आपतित होने के पश्चात ये अभी नियम है इसका कि किसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये एक नियम है, तो अभी आप लोगों को मैं उसको बताऊंगा। और तो ये एक नियम, एक प्रकाश की किरण इधर से आकर गई और दूसरे प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, तो मुख्य फोकस से आएगी जो प्रकाश की किरण वो इधर लौट जाएगी। तो यहाँ पर जो ये दो प्रकाश की किरणें आपस में आकर मिल गई, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना, यहाँ पर जो मतलब जो रेखा दोनों थी वो आपस में जब कट की, तो यहाँ पर एक बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना। तो यही इस वस्तु का
प्रतिबिंब कहलाएगा। ये समझिए, ये भी कोई वस्तु थी तो उसका ये बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बन चुका है। यहाँ पर बी ए उल्टा प्रतिबिंब बना है, बहुत ही छोटा मतलब बिंदु आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बना। तो मतलब कि हमने यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ समझाने की ये कोशिश की है कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, मतलब यहाँ पर ये वस्तु की ये कोई बिंदु थी, वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर परावर्तित हुई इस दर्पण से टकराकर, फिर परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर आकर मिली। तो मिली या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण होता तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पर यह अवतल दर्पण है तो इसलिए यहाँ पर वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें जहाँ पर आकर मिलती हैं वही प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम आपको बता दें कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब के प्रकार। तो दोस्तों, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब जो होता है वो निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में आकर मिलती हैं, मतलब जहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में आकर मिलती हैं, तो वो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब समझिए कि यहाँ पर समझिए कि ये कोई दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर है कोई। तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरण, ये तो इसका मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर इसका पोल होता है, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो समझिए यहाँ पर कोई एक वस्तु थी और यहाँ पर प्रकाश की किरण चली और यहाँ से टकरा के इधर आई, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ आई। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण थी, यहाँ पर वास्तव में दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में यहाँ पर आपस में टकराई या आपस में मिली। तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा ऐसे, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में आकर मिलती हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जब वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो पर्दा होता है जहाँ पर डिश टीवी वगैरह चलती है, उस पर्दे पर हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास होता है दूसरा प्रतिबिंब का प्रकार होता है, वो होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें होंगी वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। मतलब कि वास्तव में वो प्रकाश की किरणें जो होंगी वो वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन उनको पीछे बढ़ाने पर वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं किरणों को, हम प्रकाश किरणों को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इस प्रकार के प्रतिबिंब को। तो समझिए यहाँ पर अगर ये हमारे पास कोई दर्पण लगा हुआ है और यह है ध्रुव, यहाँ पर है, और यहाँ पर है मुख्य फोकस, यहाँ पर है वक्रता केंद्र। तो यहाँ से समझिए कि ये कोई वस्तु रखी हुई थी, यहाँ से प्रकाश की किरण चली और ये चलकर सीधे इधर मुड़ गई, और फिर जो ये क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण में बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या कहते हैं अवतल दर्पण में मिलता है। तो यहाँ पर हमें उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण में जो होता है वो वक्रता केंद्र इधर होता है और मुख्य फोकस भी इधर होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको, यहाँ से हमारे प्रकाश की किरण जाएगी तो यहाँ से टकराकर इधर चली जाएगी और एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस से होकर सीधे जाएगी। तो जो हमारे पास ये वाली प्रकाश की किरण गई है मुख्य अक्ष के समांतर, तो इस प्रकाश किरण को हम जब यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ध्रुव पर जो है यहाँ पर मिलती हुई प्रकाश की किरणें प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस प्रकार से जो हमारे पास यहाँ पर इमेज बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। तो
ये था आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ हमारे पास उदाहरण और इसकी परिभाषा थी। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, मतलब कि आभासी रूप से वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को दर्पण के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि कैसे प्रतिबिंब बना है। अब चलते हैं हम दर्पण की तरफ कि दर्पण हमारे पास क्या होता है। दर्पण, तो चलिए यहाँ पर हम दर्पण के बारे में बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो दर्पण क्या होता है कि दर्पण वो होता है कि जब हम किसी चिकने पॉलिश युक्त पदार्थ को, जो होता है जो चिकना पदार्थ होगा, या हम कह सकते हैं कि कांच होगा, तो कांच को हम जब वो यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर हम लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो प्राप्त यह निकाय हमारा जो होगा वो दर्पण कहलाएगा। मतलब हम यदि किसी परावर्तक पृष्ठ के एक पृष्ठ पर हम लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना लें, तो प्राप्त यह निकाय हमारा दर्पण कहलाएगा। मतलब यदि हम किसी कांच या किसी जो होता है चिकने पारदर्शी माध्यम तल हो, वो पारदर्शी माध्यम तल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, तो उस पर उसके हम एक पृष्ठ को अगर हम लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, तो दूसरा जो पृष्ठ होगा उसको हम एक परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो प्राप्त यह निकाय हमारा दर्पण कहलाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि यदि हम किसी चिकने पारदर्शी यदि हम किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर हम लाल ऑक्साइड का लेप या कलई कर देते हैं। कलई मतलब लाल ऑक्साइड का लेप उस पर चढ़ा दिया जाता है। एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें। दूसरे पृष्ठ को परावर्तक, ये आप लोग लिख लीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये नोट्स लिख रहा हूँ, नहीं तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आप लोगों को सिर्फ बोल कर ही बता सकता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत इतनी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा किसी नोट्स में, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका एक लाइक तो बनता ही है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी आप लोग भी मेरा हेल्प करिए मेरे इस चैनल को इंक्रीज कराने में। तो दर्पण क्या होता है, यदि हम किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो प्राप्त यह निकाय जो होगा हमारे पास, जो यह निकाय प्राप्त होगा, वही हमारा दर्पण कहलाएगा। यही हमारा प्राप्त निकाय दर्पण कहलाएगा। मतलब इसका हम लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो हम बोल रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। यदि हम किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर मतलब लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो जो हमारे पास से प्राप्त निकाय होगा यही हमारा दर्पण कहलाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना हो तो आप इसको लिख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा वीडियो मेरा। अगर पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। तो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि समतल दर्पण क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि दर्पण के प्रकार, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन MIRROR, प्लेन मिरर, समतल दर्पण।
तो समतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा गोलीय दर्पण, मतलब गोलीय दर्पण नहीं, कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिनका, मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के साथ ये नोट्स लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको लिखते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह, परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। आप लोग इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे आप लोगों के पास नोट्स पहुंचता रहे। तो अब समतल दर्पण क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चित्र की सहायता से समझा दूं। समझिए, हमारे पास एक समतल दर्पण है, इधर हमारे पास जो है कलई किया गया पृष्ठ है, ये एक समतल दर्पण है, इस पर कलई किया हुआ पृष्ठ है, और ये इसका जो है ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ से प्रकाश की किरण एक आ रही है, यहाँ पर यहाँ से टकरा कर यहाँ निकल जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसको आप लोग अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमारे पास टेढ़ा हो गया क्योंकि स्केल नहीं है। तो ये जो है एक समतल दर्पण का, इस समतल दर्पण का एक इमेज है, आप लोगों के समस्त मैंने प्रस्तुत किया है। तो अब हम बात करेंगे कि समतल दर्पण के प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं, समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ, इसका जो समतल दर्पण के गुण हैं इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड पेपर में हर हाल में आएगा। तो मैं आप लोगों को बोले दे रहा हूँ कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण क्या होते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित होते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। मतलब समतल दर्पण जो होगा उससे जो हमारे पास जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो हमारे पास जो वास्तविक नहीं होगा, वो आभासी प्रतिबिंब होगा। मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो बनता हुआ प्रतीत होगा, और जब वो सीधा होगा हमारे पास, जब यहाँ पर हमारे पास पीछे इसको बढ़ा दिया जाएगा, अगर इसको बढ़ाने पर हमारे पास जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब इसको ऐसे बढ़ाने पर, यहाँ पर इसको समझिए ऐसे यहाँ पर बढ़ाया गया है और इसको यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है, इसका पीछे मतलब बना है, तो इसको पीछे बनेगा तो ये मतलब कि ये सीधा रहेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो इसका होगा ये सदैव आभासी तथा सीधा होगा। तो ये पहला पॉइंट था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, तो इसको आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जो वस्तु का आकार होगा वो समतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होगा, तो इसको भी आप नोट करते रहिए। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि यदि कोई हमारे पास यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होगी वो h/2 होगी। मतलब इसका मतलब है कि यदि हमारे पास जो हमारे पास कोई आदमी है वो उसकी ऊंचाई h है, तो उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो दर्पण होगा वो दर्पण समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए, तो समतल दर्पण की ऊंचाई जो होनी चाहिए उसको h प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अपना, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए उसकी आधी होगी। मतलब अगर कोई 2 मीटर का व्यक्ति है, उसको अपना समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखना है, तो उस दर्पण को कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए, तभी उसका वो पूर्ण प्रतिबिंब बन सकता है। तो उसमें यही बताया गया है। तो समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए, आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई वो उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, मतलब h/2 होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और फिर हमारे पास चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनेगा जितनी वस्तु दर्पण के आगे होगी। मतलब अगर वस्तु जो है वो दर्पण के मतलब 1 मीटर आगे है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे भी 1 मीटर पीछे ही बनेगा। अगर वस्तु 1 मीटर आगे है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पर दर्पण के पीछे वो भी 1 मीटर दूर ही बनेगा दर्पण से। तो यही इसमें बताया गया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसका कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। जो वस्तु होती है और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समतल दर्पण पर लंब होती है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर
हमारे पास एक नोट करके इसको आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, इसका कोई मान नहीं होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो सकती है। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। जिसमें हम जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो इस जो मैंने पॉइंट अभी तक आप लोगों को बोला वो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक करके उसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए। और मैंने आप लोगों को यहाँ नोट्स नहीं बनवाया क्योंकि वहाँ पर अगर नोट्स मैं लिखता तो बहुत टाइम लग जाता, तो इसके आपके टाइम ना वेस्ट हो आपका, इसलिए मैंने आप लोगों को बोल दिया है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मतलब उसको लिख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण क्या होता है हमारा। दूसरा हमारा होता है दर्पण का प्रकार में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसको आप इसी की सहायता से आप लिख सकते हैं, इसके वर्ड के ही मतलब सहायता से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर समतल दर्पण बताया गया था कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण में क्या हो जाएगा कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ होगा या परावर्तक सतह होगी, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोल होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोलीय दर्पण के जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। ये गोलीय दर्पण का प्रकार है। एक उत्तल दर्पण होता है गोलीय दर्पण का एक प्रकार, और दूसरा प्रकार होता है अवतल दर्पण। तो चलिए हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, इसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, तो आप लिख लीजिए इसको, अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, तो इसका यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ जो होगा अंदर की ओर धंसा होगा, इसलिए इसके बाहर जो उभरा हुआ पृष्ठ है उस पर कलई किया जाएगा। ये कलई किया हुआ पृष्ठ होगा, और ये जो होगा ये हमारे पास ये जो होगा ये परावर्तक पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये जो हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया। और अब हम उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप अवतल दर्पण समझ गए होंगे। तो अब हम उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये हमारे पास समझिए कि एक दर्पण है, तो जो ये हमारे पास समझिए एक दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो ऊपर की ओर उभरा हुआ होगा। तो जो अंदर का पृष्ठ होगा वो कलई किया होगा, मतलब एक पृष्ठ उसका कलई किया जाएगा तभी हमारे पास जो प्राप्त होगा वो दर्पण प्राप्त होगा, नहीं तो एक पारदर्शक पदार्थ ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा ये जो होगा ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर होगा जो उभरा हुआ है, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और ये जो होगा ये कलई किया हुआ अंदर की ओर जो धंसा हुआ है वो कलई किया हुआ पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। यही दो अंतर मुख्य होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरे चैनल
चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंचती रहे। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर रिसेंट वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।